तो जिस दिन राहुल जी अपना पहला चुनाव जीते उस दिन हम अपना पांचवा चुनाव जीते, तो हमको वो तुम नहीं बोल सकते हैं। आपने बिहार इलेक्शन मतलब सेकंड फेज वोटिंग होने का इंतजार क्यों किया? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है शकील भाई कि बहुत आहत हैं आप। नहीं, स्वाभाविक रूप से नेचुरली है, तब ये फैसला लिया कि पार्टी से अलग होंगे। राहुल जी संविधान एक साथ लेके घूमते हैं, लाल किताब, लेकिन वो संविधान को रक्षा करने की किनसे बात करते हैं? वो बात करते हैं कि हम संविधान की रक्षा आरएसएस से करेंगे, बीजेपी से करें। तो शकील अहमद जी का कहना है कि उन्होंने राहुल गांधी के कारण छोड़ा। नहीं, राहुल गांधी जी के कारण डायरेक्ट उनका नहीं, लेकिन उनके बनाए हुए लोग हैं, पुरानी पीढ़ी से उनको कुछ अनकंफर्टेबल फील करते हैं शायद। आज पिछले 3 इलेक्शन से जो दिल्ली में कांग्रेस की एक सीट भी नहीं आ रही है, उसकी वजह दिल्ली के ही एक लीडर है, बहुत करीब है राहुल जी के, और आज तक जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो आज तक उनके बहुत ही करीब है। तो आप लोगों ने तो गाइड तो किया होगा ना, आप लोग सीनियर लीडर्स हैं। वो सलाह अगर कोई नहीं मानता है तो आप सीनियर रहिए कि आप महा सीनियर रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली की एक बात है, दिल्ली में कांग्रेस की जो स्थितियां उसी समय से खराब होने लगी। उस दिन से एक सीट नहीं जीते हम। राहुल गांधी को बिल्कुल एक तरह से खत्म कांग्रेस मिली उनको उसमें। प्रियंका जी का कितना इंटरफेरेंस होता है? देखिए, मेरा उनसे बहुत ये नहीं है, और क्या इंटरफेरेंस होता है हमको नहीं मालूम है। कि मोदी जी की कौन सी बात आपको अच्छी लगती है? उनका अलर्टनेस। पार्टी चला कौन रहा है, मतलब राहुल जी चला रहे हैं या वेणुगोपाल जी चला रहे हैं? अब राहुल जी जिसके थ्रू चलवा लें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट विद श्वेता, और आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार की राजनीति के एक बेहद अनुभवी, प्रभावशाली और सादगी भरे नेता डॉक्टर शकील अहमद। 4 दशक से अधिक समय हो गया है सक्रिय राजनीति में रहते हुए। इन्होंने विधायक, सांसद, बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे, केंद्र सरकार में मंत्री जैसे अहम पद संभाले, स्पोक्स पर्सन रहे। हाल ही में इन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। एक भूचाल सा आ गया है। इस निर्णय के पीछे क्या कारण रहे, कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर उनकी क्या राय है, इन सब पर बातचीत होगी डॉक्टर शकील अहमद से। तो शकील अहमद जी, आपका स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम। जी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं, थोड़ा फ्री महसूस कर रहे हैं। अगर आप मेरे पॉलिटिकल डिसीजन के बैकग्राउंड में पूछ रही हैं कि मैं कांग्रेस से अलग हुआ हूँ, तो जाहिर है कि कुछ बोलने की आज़ादी है, कुछ डिसिप्लिन के दायरे से बाहर हूँ, तो इसलिए अच्छा फील कर रहा हूँ, फ्री फील कर रहा हूँ। और एक होता है कि आप अगर कहीं एक घर छोड़ के दूसरे घर में जा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन आप एक घर छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं, बेघर हो रहे हैं एक तरह से, तो स्वाभाविक रूप से उसमें थोड़ी तकलीफ होती है। मगर इंसान को कुछ मामलों में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कंप्रोमाइज़ सब करते हैं, लेकिन कुछ लिमिट होना चाहिए कि दिस फार नो फर्दर। तो मैं उस स्टेज पे पहुंच गया था कि नो फर्दर, इसलिए मैंने अपना रास्ता अलग कर लिया। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है शकील भाई कि बहुत आहत हैं आप। नहीं, स्वाभाविक रूप से आहत नेचुरली है, तब ये फैसला लिया कि पार्टी से अलग होंगे। और वो एसोसिएशन एक दिन का नहीं है। एसोसिएशन आप समझ सकते हैं कि 1937 में मेरे ग्रैंडफादर एमएलए हुआ करते थे। बिल्कुल। उसके बाद 5 टर्म मेरे फादर रहे, 40 साल से मैं था। ठीक आज से 40 साल पहले मैं एमएलए हो गया था 29 साल की उम्र में। तो वो एसोसिएशन था, राजीव गांधी जी की कांग्रेस थी वो। हम लोग, एक बात सही है कि राजनीति में पारिवारिक बैकग्राउंड की वजह से आने का शौक पैदा हुआ, लेकिन जो एडेड अट्रैक्शन था वो राजीव गांधी जी का जो आकर्षक व्यक्तित्व था, उसने और आकर्षित किया, और आए उन्हीं के समय में एमएलए हो गए। बहुत कम दिनों में हम लोगों को वो छोड़ के गए। उसके बाद सोनिया गांधी जी, पहले तो केसरी जी हुए, फिर नरसिम्हा राव जी हुए, और फिर सोनिया जी ने उस कांग्रेस को संभाला। पहले नरसिम्हा राव जी हुए, फिर केसरी जी हुए।
उसके बाद सोनिया जी। तो सोनिया जी की कांग्रेस अलग थी, और अलग मतलब किस मायने में? कि लोगों को साथ लेके चलने की, मतलब उन्होंने कांग्रेस को संभाल के बिल्कुल संभाल कर रखा। सोनिया गांधी जी का जो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट उनका रहा, अगर वो दिल्ली में हैं और कोई प्रोग्राम नहीं है, पार्लियामेंट है, ये है वो है, तो अलग बात है, कोई मीटिंग है, लेकिन अगर वो दिल्ली में हैं और ये सब नहीं है उनका कोई एंगेजमेंट, तो वो रिलीजियसली 10 साढ़े 10 बजे से लेके दिन में 1:30-2 बजे तक हिंदुस्तान भर से आए हुए कांग्रेस के लीडर्स से मिलती थी, और लीडर्स के अलावा जो पब्लिक भी आ जाती थी, तो 2-4 दिन में उनसे भी एक बार। तो ये जो कम्युनिकेशन चैनल खुला हुआ था उनके वक्त में, वो राहुल जी के वक्त में बंद हो गया। तो आपने कहा है कि ये आपको व्यक्तियों से मतभेद है, विचारधारा से नहीं। हाँ, निश्चित रूप से जो कांग्रेस की विचारधारा है उससे किसी देशभक्त को विरोध नहीं हो सकता, लेकिन उस विचारधारा को तो इम्प्लीमेंट करेंगे व्यक्ति ही, और व्यक्तियों ने विचारधारा कागज पे लिखी हुई है। विचारधारा में एक मिसाल देते हैं, अभी बिहार का इलेक्शन हुआ जी। राहुल जी संविधान एक साथ लेके घूमते हैं, लाल किताब, और वो कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हर समझदार भारतीय को संविधान की रक्षा करनी चाहिए। संविधान है तभी हम लोग अमन चैन से हैं। लेकिन वो संविधान को रक्षा करने की किन से बात करते हैं? वो बात करते हैं कि हम संविधान की रक्षा आरएसएस से करेंगे, बीजेपी से करेंगे। लेकिन अभी जो बिहार के चुनाव हुए हैं, पूरा उसको तो वीडियो ही है नाम के साथ। ऐसे कई लोग हैं जिनको 1 दिन पहले, जिनको 5 दिन पहले, जिनको 1 महीना पहले आरएसएस और बीजेपी से लाके कांग्रेस का टिकट दे दिया। तो क्या आप उन लोगों के साथ, जो लोग उसी मानसिकता के हैं, वो तो बिहार का रिजल्ट ऐसा हो गया कि कोई खींचतान नहीं हुई। अगर खींचतान होती, ज़रूरत होती, वो जीते भी बहुत, नाम के लिए 1-2 जीते हैं शायद, तो सबसे पहले वही जिनको आप लाए थे कांग्रेस का टिकट देने, वही सबसे पहले भागे। जो कांग्रेस की फजीहत नहीं होनी थी, जो हुई वो हुई इस सीट। लेकिन उसके बाद भी अगर खींचतान होती और इनको सीट घटती, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डर था कि वो चले जाएंगे। मतलब सीधे तौर पर हम सिंपल भाषा में समझे तो शकील अहमद जी का कहना है कि उन्होंने राहुल गांधी के कारण छोड़ा। नहीं, राहुल गांधी जी के कारण डायरेक्ट उनका नहीं, लेकिन उनके बनाए हुए लोग हैं। और राहुल जी का एक मामला है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स के लोग हैं। पुरानी पीढ़ी से उनको कुछ अनकंफर्टेबल फील करते हैं शायद। नई पीढ़ी जिसको उन्होंने बनाया, हर आदमी चाहता है कि हमारे जो कोर्ट में लोग रहें वो हमारी बात समझे, हम ही को लास्ट वर्ड समझे। तो ये नेचुरल है, और हम लोग के साथ वो हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता। इसलिए आप बताता हूँ, मिसाल देता हूँ आपको कि जिस दिन राहुल गांधी जी अपना पहला इलेक्शन जीते, उस दिन मैं अपना 5वां इलेक्शन जीता, उसी दिन। तो मैं अगर ये कहता हूँ कि हुजूर मैं आपकी वजह से नेता बना, आपकी वजह से पॉलिटिक्स में है, तो ये मेरा नहीं, उनका अपमान है जिनको ये कह रहा हूँ। उनको हम नासमझ समझ रहे हैं, ये नहीं कर सकते हम लोग। तो राहुल जी की लाइक्स एंड डिसलाइक्स, तो जो उसको उन्होंने बनाया है उसको टू दे, मतलब किसी एक्सटेंट तक जाके उस पर ये करते हैं। और उन लोगों ने मिस किया। कौन है उसमें? देखिए, नाम कहना ये है, लेकिन जो बिहार के इंचार्ज जिनको बनाया, जिनके साथ सेक्रेटरी बनाया, वो लोग हैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल। देखिए, नाम हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी, लेकिन ये बात सही है कि जो राहुल जी के आंख नाक कान, जिनको हम लोग ये समझ रहे थे, उन्हीं पे सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम लगा। लेकिन आज भी वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हैं, जो हम लोगों की जानकारी है। और उसके पहले पंजाब में, उसके पहले गुजरात में, उसके पहले और दूसरे राज्यों में। तो स्वाभाविक रूप से एक ही आदमी को, अब एक नेता, मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोग शायद मीडिया को ये नहीं रहता है, केजरीवाल जी की जब सरकार बनी थी
तो मैं ही कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था। मैंने ही उस वक्त के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दिल्ली के, नजीब जंग साहब, उनको लेटर लिख के दिया था। मेरे ही पैड पर टाइप था, मेरे ही दस्तखत था पहला। चूँकि जेपी अग्रवाल जी अध्यक्ष थे तो उनका भी दस्तखत था, ये बात सही है। हम लोगों ने डायरेक्ट, और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि शायद पहली बार ये हुआ होगा कि जिस नेता को आप चीफ मिनिस्टर में या लीडर में सपोर्ट कर रहे हैं उसको चिट्ठी नहीं देके हम लोगों ने सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग साहब को चिट्ठी भेज दी थी। और केजरीवाल जी गए थे इनकार करने कि हमारे पास मेजोरिटी नहीं, 28 सीट है हमारी। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि नहीं, कांग्रेस ने एक चिट्ठी भेजी है मेरे पास, देखिए 8 सीट ये है, 28 आपकी है, 36 है, सरकार बन जाती है। तो स्वाभाविक रूप से उसके बाद ये हुआ। और मुझको ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि आज पिछले 3 इलेक्शन से जो दिल्ली में कांग्रेस की एक सीट भी नहीं आ रही है, उसकी वजह दिल्ली के ही एक लीडर हैं, बहुत करीब हैं राहुल जी के, और आज तक जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो आज तक उनके बहुत ही करीब हैं। उन्होंने सजेस्ट किया, उन्होंने गाइड किया गलत। किसकी बात कर रहे हैं? किसी नाम लेना मैं नहीं समझता हूँ कि नाम लेना सही है, लेकिन जो दिल्ली की पॉलिटिक्स जानते हैं वो समझ जाएंगे कि किन की बात हो रही। तो आप लोगों ने तो गाइड तो किया होगा ना, आप लोग सीनियर लीडर्स हैं। नहीं, सीनियर यही सब वो सलाह अगर कोई नहीं मानता है तो आप सीनियर रहिए कि आप महा सीनियर रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली की एक बात है, मैं चाहता था कि केजरीवाल जी की सरकार फिर से दिल्ली में बन जाए। ओके। मैं इसलिए चाहता था कि अब आप समझ लीजिए कि हम लोगों के पास शीला दीक्षित जी का 3 टर्म था। हाँ। माहौल खराब किया गया था, एंटी इनकम्बेंसी डेवलप कर गई थी। उन्होंने काम जो किया शीला दीक्षित जी ने, वो आज भी दिल्ली का हर आदमी जो उस वक्त से देख रहा है, सारे लोग कहते हैं कि शीला दीक्षित जी ने जो काम किया वो कभी नहीं हुआ दिल्ली में काम। लेकिन 3 टर्म हो गया था, इसलिए है। तो आप समझिए हम लोग 42 MLAs थे। 42 MLAs में इलेक्शन हुआ, हम हार गए, 8 MLAs पे हम लोग आ गए। लेकिन आपको जान के थोड़ा चौंकिएगा कि उस 42 में 4 मुस्लिम MLAs थे। और इस 8 में भी 4 मुस्लिम MLA थे, यानी मुस्लिम MLAs 100% जीत गए थे। उसके अलावा अरविंदर सिंह लवली जी गांधीनगर से टोटल मुस्लिम वोट से वो जीते थे। प्रहलाद सिंह सहनी जी चांदनी चौक से टोटल मुस्लिम वोट से जीते थे। तो 8 में लगभग 6, बल्कि मुस्लिम वोट बाकी दोनों को भी था, लेकिन 8 में 6 तो बिल्कुल मुस्लिम वोट से, यानी एंटी बीजेपी वोट से जीते थे। वो दोनों भी जो जीते थे वो एंटी बीजेपी वोट से जीते। मेरा कहना था कि चुनाव मत कराइए, भी चुनाव कराइएगा तो अब जो आपके वोटर्स हैं ये एंटी बीजेपी हैं। केजरीवाल जी को 28 सीटें हैं, बीजेपी वालों को 30 से ज़्यादा सीटें हैं। अगर आप चुनाव कराइएगा तो ये एंटी बीजेपी वाले लोग हैं जिन्होंने आपके 8 लोगों को जिताया है, ये सब भाग जाएंगे केजरीवाल जी के पास और हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। मैं कनाडा चला गया, मुझसे इन लोगों की नाराज़गी हुई, मैं कनाडा चला गया 2 महीने के बाद। जब मैंने कहा चुनाव किसी तरह नहीं होने दीजिएगा इसमें, जब चुनाव की बात हो तो केजरीवाल जी को सपोर्ट कर दीजिएगा कि, और फिर मैं कहता था कि जब देखेंगे कि वो उनका काम काज ठीक नहीं चल रहा है, ये कर रहा है, तो हम 1 वोट का तो मार्जिन उनका रहेगा, मेजोरिटी हम लोग विड्रॉ कर लेंगे। राहुल गांधी जी को शायद कह दिया गया कि शकील अहमद का पर्सनल इंटरेस्ट है केजरीवाल जी में। और आपको बताऊं, और रिकॉर्ड बता रहा हूं कि तब तक मेरी केजरीवाल जी से कभी भेंट नहीं थी। चिट्ठी हम लोग लिखते थे, टीवी पर हो सकता है वो भी देखते हो, मैं भी देखता था, मशहूर लीडर थे, लेकिन कभी भेंट नहीं थी। केजरीवाल जी से मेरी पहली भेंट हुई जब वो इन लोगों ने असेंबली का चुनाव हो गया, हमारा सारा वोटर भाग गया, केजरीवाल जी 28 सीट से 67 सीट्स पहुंच गए। तब प्रेसिडेंट हाउस में एक अफ्तार की दावत में पहली बार मेरी केजरीवाल जी से भेंट हुई, जब वो 67 सीट के साथ वो चीफ मिनिस्टर थे।
दिल्ली में कांग्रेस की जो स्थितियां उसी समय से खराब होने लगी। उस दिन से एक सीट नहीं जीते हम। 3 इलेक्शन हो गया श्वेता जी, और कांग्रेस एक सीट दिल्ली में असेंबली पार्लियामेंट नहीं जीती है। वोटर को तो एक ऑल्टरनेट मिल चुका था। नहीं, उस वोटर वोट देता है अपना सोच के भी, और उसने सोचा कि हम आपको वोट देंगे। 28 वाला 30 वाले 32 वाले को काउंटर कर सकता है, ओवरटेक कर सकता है, या 8 वाला कर सकता है। 8 वाले ने समझा कि हम नहीं करेंगे। 8 वाले के सारे वोटर चले गए 28 वाले के पास, वो 28 से 67 पहुंच गए। तो ये गड़बड़ियां होती है, लेकिन ऐसे लोग अभी भी साथ में हैं। तो ये कान भर रहे हैं लगातार राहुल जी, इसलिए नहीं परफॉर्म कर पा रहे। नहीं, कान भरेगा कान किसी के खिलाफ भरा जाता है ना। उनको ऐसी बात कहते हैं मेरे ख्याल में जो उनको अच्छी लगती है, और इसलिए समझते हैं कि यही मेरा हमदर्द है। किसी ने अगर कह दिया कि नहीं ये गलत, ये ठीक नहीं है, समाज इसको ठीक नहीं मानेंगे, तो उसको हो सकता है। अभी तो बहुत सी बातें हैं, बहुत बातें होती रहेंगी, वक्त धीरे 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 धीरे। हम बिहार इलेक्शन पे आते हैं शकील भाई, कि आपने बिहार इलेक्शन मतलब सेकंड फेज वोटिंग होने का इंतजार क्यों किया? देखिए, मैंने कहा कि मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं, और जाहिर है मैं 40 साल मक्के से एमएलए एमपी हूँ। 5 टर्म में 2 बार एमपी रहा, 3 बार एमएलए रहा, और बिहार में गठबंधन की बहुत बड़ी बात होती है। मैं 3 बार एमएलए रहा, और तीनों बार मैं बगैर गठबंधन के वो एमएलए रहा। कांग्रेस अपने इस पर रही। एक बार तो इंदिरा जी की शहादत हुई थी, कांग्रेस के लिए लोगों के दिल में सिंपैथी थी, उस लहर में हम लोग 85 में जीते। लेकिन 90 में और 2000 में ये बिल्कुल एंटी कांग्रेस लहर में हमको वहाँ लोगों ने जिताया। तो 10 लोग हैं। मुझको लगता था कि अगर मैं, पोलिंग ख़त्म होने के पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट में सेकंड फेज़ में पोलिंग थी, लेकिन बिहार में तो दोनों फेज़ में थी, तो इसलिए हमने फैसला किया कि हमारे रिजनेशन से एक मैसेज आएगा कि शकील अहमद कांग्रेस से नाराज़ हैं। तो 10 हो, 20 हो, 25 हो, 100 हो, 500 वोट हो, वो कम होगा पार्टी को, तो नुकसान होगा। इसलिए पार्टी को नुकसान नहीं हो, इसीलिए मैंने खत वत तो पहले से तैयार था। खत व लेटर वेटर तो 10 मिनट में आप लिख नहीं सकते हैं, ड्राफ्ट नहीं कर सकते हैं। इमोशनल लेटर लिखना है तो ड्राफ्ट नहीं कर सकते हैं, टाइप नहीं कर सकते हैं, तो वो सब तो पहले से है। बल्कि टाइपिंग में उसमें गलती हो गई है खत में, कि जो टाइपिस्ट ने टाइप किया है वो 10 को टाइप किया है, उसने 10 का ही डेट दे दिया है। लेकिन मेरा जो दस्तखत है वो 11 का है। 11 को 6 बजे पोलिंग ख़त्म हुई, और 6:05 में मैंने अपना रिजनेशन लेटर अधे जी के घर भेजा, और उसके बाद मीडिया को रिलीज किया। तो गलती कहाँ हुई बिहार चुनाव में? देखें, कांग्रेस से क्या आरजेडी के साथ गठबंधन या बैसाखी का सहारा लेना, कांग्रेस को अकेले चलने की कोशिश करनी चाहिए? क्या गलती थी? देखिए, रिजल्ट पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। मेरी ये शिकायत थी कि जिस इलाके से मैं आता हूँ, जिस पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी से मैं आता हूँ, उस पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के बारे में जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की। उसकी वजह थी, मैं जान रहा था क्यों नहीं बात कर रहे हैं, उनको दूसरी चीज नजर आ गई थी। लेकिन ये एक तरह से बड़ा पेनफुल था मेरे लिए। और दूसरे ये, मतलब आपको साइडलाइन किया गया? साइडलाइन किया गया, और पर्पसली किया गया। एक साहब जो वहाँ थे, राहुल गांधी के आक्कन, वो आए मेरे घर पे चुनाव के 2 महीना पहले। तो आए, बैठे, तो मैंने शुरू किया, अकेले ही हम 2 आदमी थे। उन्होंने कहा, फ़ोन किया कि हम आना चाहते हैं, मिलने, हम आइए। तो वो आए, 1 घंटा बैठे। मैंने पूछा कि टिकट विकट का सब्सिट्यूट का होगा? नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ है, सब हो रहा है। थोड़ा इवेसिव थे, तो मैंने समझा कि अभी बात नहीं करना चाहते हैं, फाइनल हो जाएगा तब बात करेंगे। उस दिन का दिन और आज का दिन है, कभी बात नहीं की। वो सिर्फ इसलिए आए थे कि दिल्ली को ये बताना था कि जो सीनियर लीडर्स थे उनके यहाँ जाके वो कोरम पूरा जिसको कहते हैं करना, वो कर रहे थे कि हमने सीनियर लीडर से बात की। लेकिन सीनियर लीडर से आपने बात की, मैं बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कि मैंने जब उनसे पूछा
कि सीट वीट का हो गया हो तो बोला कुछ हुआ है, ये हुआ अभी इवेसिव वाली बात, तो हम समझ गए कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड। और वो इशू वाला जो है उनको तो जिनकी आप बात कर रहे हैं उनका तो कोई ऐसा सॉलिड पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं, चुनाव भी नहीं लड़े कभी। तो ये तो बनाने वाले को सही सोचना, नाम ले रहे हैं, ये तो बनाने वालों को चाहिए। हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं बिहार में नहीं और भी जगहों पे जो कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, उनको बड़े बड़े स्टेट्स की जिम्मेदारी दी गई है। और ये राहुल जी के अपने सोचने का अंदाज है, उनकी जो टीम के लोग उनको सजेस्ट करते हैं उस तरह से वो सोचते हैं, उसी पर उन्होंने दिया है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो लगातार फेल कर रहे हैं उनको भी ये किया जाता है। और ठीक है, यंगस्टर्स को आप चांस दीजिए, लेकिन बिल्कुल जो लोग बात भी नहीं आप कीजिएगा कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, आप लोग कुछ नहीं जानते हैं, आप MP MLA मंत्री हुए, इतना दिन आप पार्टी में रहे, कोई आपका से मतलब नहीं है, आज हम हाकिम हैं, आज हम जो करेंगे वही होगा, यही हुआ। ये तो बड़ा दुखदाई है। मुझे लगता है ज्यादातर सीनियर कांग्रेस लीडर्स इसी से पीड़ित हैं। हाँ, ज्यादातर पीड़ित हैं, लेकिन मैं लकी हूँ उस मामले में। बहुत से सीनियर लीडर्स हैं जो पीड़ित हैं, जो साइडलाइन हैं, लेकिन साइडलाइन कर दिए गए हैं, उसके बाद भी वो बचे हुए हैं। उसकी वजह है कि उनकी अगली पीढ़ी आ गई है कांग्रेस के पॉलिटिक्स में। अब वो समझते हैं कि अच्छा चलो, मेरा नहीं हुआ कुछ, मेरे को साइडलाइन कर दिया, बच्चे कुछ कर ले, निकल जाएं। मेरे बेटों ने, मेरे 3 बेटे हैं, सब बाहर हैं, और उन्होंने खुल के कह दिया कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, वो राजनीति में उनकी कोई रुचि नहीं है, इसलिए आपको जो करना हो कीजिए। तो मुझको उनका भी एक तरह से होता है, अपना तो डिसअपॉइंटमेंट था ही था। और मैंने 3 साल पहले ये भी नहीं था कि मैं दोनों मैंने ऐलान कर दिया था। 3 साल पहले मैंने ऐलान कर दिया था कि मैं अब लाइफ में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मुझको MP MLA नहीं बनना है अपने लिए। और ये भी ऐलान कर दिया था असेंबली के इलेक्शन के 3 महीना पहले, वीडियो जारी करके, आप कहिएगा तो मैं वीडियो कि मैंने अपने बच्चों से बात की। मैं चाहता था कि मेरा कोई बच्चा आए पॉलिटिक्स में, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर थे, फादर थे, मैं था, अब बच्चे आ जाएं। ये होता है एक लीगेसी, तो एक अटैचमेंट होता है। आज भी वो कांग्रेस के खिलाफ मेरे बच्चे पॉलिटिक्स करें या नहीं करें, कांग्रेस के खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं, और कांग्रेस के खिलाफ मैं कोई बात बोल भी नहीं सकता। इंसान से शिकायत हो सकती है, आप पॉलिसीज कागज पे लिख लीजिए, उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट नहीं कीजिए तो फिर कोई ये नहीं। तो मेरे बच्चों ने भी कर दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा। तो उसके बाद भी ना मुझको अपने लिए टिकट चाहिए, ना अपने बच्चों के लिए वो टिकट चाहिए। अगर उसके बाद भी आप बात करना, और छोड़ दीजिए, मैं कांग्रेस का बिहार का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ जी, पता है। और मुझको स्पेशली सोनिया गांधी जी ने, मैं उनका थैंकफुली कि ये 1 मैन 1 पोस्ट होता था, मुझको, मैं मिनिस्टर था पहले से, मुझको उन्होंने अलाउ किया कि मैं मिनिस्टर भी रहूं और प्रेसिडेंट भी रहूं पार्टी का। मैं बिहार में मिनिस्टर भी था और मैं प्रेसिडेंट भी था। मैं 12 साल नेशनल स्पोक्स पर्सन था। तो जाहिर है, और हमको अपने लिए कुछ नहीं होता है ना कि इनका वेस्टेड इंटरेस्ट था, ये अपने बाल बच्चों को टिकट चाहते थे, अपने लिए कुछ नहीं था। और बिहार की बात छोड़ दीजिए, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, बिहार का प्रेसिडेंट, ये सारी बात छोड़ दीजिए। मेरे अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो 3 सीट्स थी, उसमें एक पे कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से मेरा डिस्प्यूट था कि एक साहब को आपने इंडिपेंडेंट दे दिया है तो उनको दीजिए। उनके बारे में कुछ मैसेज एक्सचेंज किया भी मुझसे, लेकिन जो मैं मैसेज करता रहा, लेकिन जो 2 सीट बाकी बची जिस पर कांग्रेस वालों को दोनों को टिकट मिला, उस पर मुझसे बात ही नहीं की। तो क्या ये जो बिहार चुनाव के दौरान जो एक यात्रा, वोट अधिकार यात्रा राहुल जी ने की और SIR पे, वोट चोरी पे बोलते रहे,
मतलब ये सब जादू नहीं चल पाया? कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी इन लोगों ने कि नहीं इतना समय देना ही है, यहाँ मौजूद रहना ही है? इनके आपसी मतभेद दिखने लगे थे तेजस्वी यादव के साथ, या किस स्ट्रैटेजी पे काम करना है? जैसे बीजेपी बिल्कुल एक पूरा प्लानिंग के साथ काम करती है, तो क्या कांग्रेस के पास ऐसे कोई ब्लूप्रिंट नहीं था? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि कहा गया कि 65 लाख वोट काट दिए गए। बिल्कुल। तो 65 लाख वोट काट दिए गए, तो 65 लोग भी कहीं सड़क पे प्रोटेस्ट करते दिखाई नहीं दिए। वो मुझको नजर नहीं है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से पूछा कि आप लोगों से को ने कहीं देखा प्रोटेस्ट? तो नहीं। हो सकता है कि जिनका नाम कटा वो इनोसेंट लोगों को पता नहीं चला कि मेरा नाम कट गया। तो जो हम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, माले, वो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे सहनी जी, उनके पार्टी के लोग, ये लोग उन लोगों को जमा करके प्रोटेस्ट करते कि ये 500 आदमी जिंदा है और उनका वोट काट दिया है। देखिए, ईवीएम के बारे में मैं शुरू से कहता हूं कि मेरा डाउट है ईवीएम पर, कि ईवीएम टैंपर होता है। और मेरा ही नहीं, राहुल जी से मेरी बात 2020 में, मेरी राहुल जी से 1 to 1 बात होती है। राहुल जी बहुत आसानी से किसी बात पे कन्विंस नहीं होते, लेकिन जैसे मैंने कहा उनको कि मेरे हिसाब से ईवीएम टैंपर होता है, मेरा सेंटेंस पूरा ख़त्म नहीं हुआ कि उन्होंने कहा आई एम 100% इन एग्रीमेंट विथ यू। ये 2020 की बात बोल। तो अगर ये कन्विंस है, आप सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं अपोजिशन के मुल्क के, हमारी जिम्मेदारी थी कि हम दूसरी पार्टियों को, लाइक माइंडेड पार्टीज को जमा करें, एजिटेट करें, 3 साल पहले कह दें कि अगर ईवीएम से आप इलेक्शन कीजिएगा तो हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आप कॉन्टेस्ट भी कर रहे हैं। हाँ, और तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। ये एग्रीमेंट, उसके बाद ये वोटर अधिकार रैली की बात आपने की, बड़ा इंटरेस्टिंग मैं बात बताता हूँ। उसी रैली में राहुल जी शायद 26 सितंबर या 26 अगस्त को मेरे डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे। मैं थोड़ा सिंपल आदमी हूं, तो मैं बहुत ज़्यादा गाड़ी वाड़ी लेके नहीं चलता हूं। मैं गया तो मेरी एक गाड़ी, एक ड्राइवर, एक सिक्योरिटी, यही साथ में है। वो पुराना मेरा एक ट्रेडिशन है, वो आज भी आप वैसे ही वही है। कोई आ गया मिलने वाला तो एक गाड़ी उसकी हो गई, एक दूसरी एक क्षेत्र के आ गया, तो बहुत से बहुत, अगर मेरी पूरी टीम जिला में है तो शायद 5 या 6 गाड़ी मेरे साथ है। तो 26 को राहुल जी आए उस यात्रा में, और 24 को मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में उन्हीं की यात्रा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बड़ी अच्छी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़ा वाइडली कवर्ड हुआ। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो 70 किलोमीटर वो जगह थी जहाँ से राहुल गांधी जी को एंट्री करनी थी मेरे ज़िला में। तो मैं वहाँ, मैंने कह दिया था कि मैं वहाँ जाऊँगा। मैं वहाँ चला जब, तो मैंने समझा कि 2-4 गाड़ी जो मेरे साथ रहती है वो साथियों की वो होगी। लेकिन रास्ते में मुझको कहा किसी ने कि सर 55 गाड़ी पीछे पीछे आ रही है आपके। हमको 55 गाड़ी क्यों आ रही? तो बोला ये कैंडिडेट लोग है, उसका सपोर्टर लोग है, चुनाव 1 महीने के बाद होने वाला है ना। तो जो वोटर अधिकार रैली यात्रा में भीड़ हुई, ये कांग्रेस के कैडर्स थे। ये उम्मीदवार हर जिले में, हर पार्टी का, नहीं मालूम कि किस पार्टी को कौन सीट मिलेगी, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर पार्टी का 5 कैंडिडेट था। वो गाड़ी, वो आदमी लेके साथ साथ था। तो जहाँ पर रिसेप्शन हो रहा था, जहाँ पर लोग जमा थे, वहाँ तो बहुत भीड़ थी। लेकिन एक होता है कि आपका मास का इशू है, रोड के दोनों साइड लोग खड़े हैं, ऐसा हम लोगों को कम नज़र आया। तो इसलिए कि ये कहना कि उसका इम्पैक्ट, हाँ ठीक है, उससे एक बार ज़रूर हुआ कि लोग अलर्ट हुए। हमने कहा भी एक जगह है कि हो सकता है उसी यात्रा से लोग अलर्ट होकर हुए तो वोट नहीं कटा। लेकिन अब जो कह रहे हैं कि 65 लाख लोगों का वोट कटा, तो 65 आदमी कहाँ है प्रोटेस्ट करने वाला? देखिए, बिहार के रिजल्ट पे बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। देखिए, वह कास्ट कम्बिनेशन है, 2 कास्ट एक तरफ है, बाकी रेस्ट एक तरफ है। और ये 1995 से ये सिलसिला चला रहा है। रामविलास पासवान जी इधर चले जाते हैं तो इधर की सरकार बन जाती है। अब तो चिराग पासवान जी हैं, इधर के साथ आ जाते हैं तो इधर की बन जाती है। नीतीश कुमार जी इधर चले जाते हैं तो उधर बन जाती है नीतीश कुमार जी। देखिए, एक बात बताते हैं, नीतीश कुमार जी का कोई जवाब नहीं है पॉलिटिक्स में। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री कब हुए? उप मुख्यमंत्री
जब नीतीश कुमार जी साथ आए, जब साथ आए, हाँ। लालू जी के परिवार के और लोग मंत्री कब हुए, जब नीतीश कुमार जी वो साथ आए। तो स्वाभाविक रूप से कि नीतीश जी का 15 में नीतीश जी आ गए थे, तब हमारी सरकार बन गई थी। नीतीश जी उधर चले गए, हमारी सरकार 20 में नहीं आई, 25 में नहीं आई। तो एटीट्यूड का फर्क है, रिजल्ट का बहुत फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि सेक्शन अलग अलग हैं। लेकिन ईवीएम के बारे में हम आज भी कहेंगे कि ईवीएम के बारे में जो डाउट है उसको दूर करना चाहिए। और अगर ये बड़े लीडर हैं, मुल्क चलाते हैं, अगर ये कन्विंस्ड हैं कि वहां टाइम पे मैं मुझको शक है कि है, और जो राहुल गांधी जी ने मुझसे बात की, मेरे सेंटेंस खत्म होने के पहले कहा कि आई एम 100% इन एग्रीमेंट विथ यू, लेकिन उसके बाद का एक्शन। तो ये लगातार जो बोलते हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होता है, कांग्रेस की तरफ से ये बयान तो आता है, ये राहुल जी की तरफ से भी, लेकिन हम जो देख रहे हैं हालात, अब जैसे पीछे हमने हरियाणा देखा, तो वहां पर भी ये बात कहेगी कि ईवीएम, तो हर जगह ईवीएम के कारण आप चुनाव हार रहे हैं, या कहीं ना कहीं वो एक रणनीति, संवाद, इन सब की कमी है कांग्रेस में जिसके कारण हार हो रही है? देखिए, ये सब मिक्सचर है, लेकिन अगर वोटर को ये डाउट हो गया कि हम वोट देंगे तब भी ये नहीं जीतेगा, तो कोई हारने वाले को वोट नहीं देता है। इसलिए एक बहुत मजेदार किस्सा है कि जो इलेक्शन लड़ता है वो हर आदमी कहता है, इसके 5 वोट भी नहीं आएगा, वो भी कहता है कि मैं जीत रहा हूँ। क्यों कहता है? कि अगर वो कह देगा कि मैं हार रहा हूँ तो जो 2, 4, 10 लोग उसको वोट देने वाले हैं वो भी भाग जाएंगे। उसमें लालू जी का एक बहुत मजेदार किस्सा है। एक बार इलेक्शन हुआ, रिजल्ट निकला, लालू जी की पार्टी हार गई। तो आप जैसे मीडिया के लोगों ने पूछा कि लालू जी, इलेक्शन के पीरियड में तो सब बोलता है कि साहब हम जीत रहे हैं, इसलिए कि अगर बोल देगा कि हम नहीं जीत रहे हैं तो जो वोट देने वाला भी है वो भी भाग जाएगा। लेकिन आप इलेक्शन के बाद भी, काउंटिंग के पहले, आप इलेक्शन के बाद भी लगातार बोल रहे थे कि हम जीत रहे हैं, सब सीट जीत रहे हैं, तो सब हार गए आप। तो बोले कि क्या है करें, हम काउंटिंग एजेंटवा को डिमोरलाइज कर दें। यानी जो हॉल में गिनती में रहेगा उसको अगर मालूम हो गया कि हम हार रहे हैं, होता है, हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं, बहुत इलेक्शन लड़े हैं, तो जब लगा है कि हम जीत रहे हैं तो मेरा जो काउंटिंग एजेंट्स है या वेल विशर अगर कोई चला गया है किसी तरह अंदर किसी दूसरे के भी इस पर, तो वो एक वोट पर मुस्तैद होता है। हुआ कि नहीं, हम हार रहे हैं, तो धीरे धीरे चुनाव खत्म होते होते निकल बहुत से लोग रहते हैं, जैसे जो जिसकी सोच है, बहुत से लोग डिमोरलाइज होकर निकल जाते हैं। तो वही लालू जी कह रहे थे कि हम कह दे कि हार रहे हैं कि काउंटिंग एजेंट वो डिमोरलाइज हो जाए। तो ये इलेक्शन की एक स्ट्रेटजी होती है, लेकिन आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। अगर आप कन्विंस हैं कि ये है तो उसके लिए एजिटेट कीजिए। अपोजिशन का काम क्या है? क्योंकि हरियाणा में अगर हम देखें तो ये तो पूरा देश कह रहा था कि कांग्रेस जीत रही है। हम लोग महाराष्ट्र जीत रहे थे, महाराष्ट्र में पार्लियामेंट में हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ था। उसके बाद महाराष्ट्र गड़बड़ हो गया, हरियाणा गड़बड़ हो गया, तो जाहिर है कि और उसके बाद हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई एजिटेशन नहीं है, कहीं कोई ये नहीं है। सड़क पे लोगों को आना चाहिए। तो जो इंडी ब्लॉक बनाया उसका क्या? देखिए, मैंने फारूक अब्दुल्ला साहब का इंटरव्यू कल देखा है, उन्होंने कहा है कि आईसीयू में है या कुछ ये है। देखिए, उस पर जिम्मेदारी मैं मानता हूँ कांग्रेस की है, और फेल कांग्रेस की है जिम्मेदारी में अपने। देखिए, ये सब एक स्टेट के लीडर हैं। लालू यादव जी एक स्टेट, नीतीश कुमार जी एक स्टेट, केजरीवाल जी एक स्टेट, मान लीजिए 2 स्टेट में हो गया केजरीवाल जी, स्टालिन साहब एक स्टेट, चंद्रबाबू नायडू जी एक स्टेट, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला एक स्टेट। नेशनल पार्टी तो 2 ही इस मुल्क में है, बीजेपी या कांग्रेस। एक मिला है राहुल जी को एक ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में बना हुआ। तो हमको सबसे बड़ी पार्टी अपोजिशन के होने के नाते हमको लीड लेना चाहिए। हमको लोगों को लाइक माइंडेड पार्टीज को साथ करना चाहिए, मिलके एक तरह से मिलके किसी बात पर
एग्रीमेंट बना के एजिटेट करें, ये करें। हम नहीं समझते हैं कि कोई पार्टी, अगर आप इनिशिएटिव लीजिएगा और सबको सीरियसली साथ लीजिएगा, तो कोई बड़ा ब्लॉक, बड़ा एजिटेशन नहीं खड़ा हो सकता है, ऐसा हम नहीं मानते। लेकिन उसके लिए चाहिए कि हमको लीड लेना पड़ेगा, हमको अपने इससे लोगों को कन्विंस करके साथ लेना पड़ेगा। कॉमरेड जिसको बोलते हैं कि साथ में हम लोग भाईचारा, बराबरी का बर्ताव दें। दूसरी एक ही स्टेट का है, लेकिन अपने यहाँ के लिए तो वही सबसे है। बिहार में हम ईमानदारी की बात करते हैं, आप हालत कांग्रेस की लगा लीजिए अंदाज़ा, लोग थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं। 5 जगह आरजेडी और हम लड़े हैं साथ में, और 5 जगह हम तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पर हैं। कई जगह पे हमको नोटा से कम वोट है, नोटा से कम वोट है। और ये आज नहीं है, एक कभी क्यों समझते हैं लोग कांग्रेस कमज़ोर है। राहुल गांधी जी बेचारे की कोई गलती नहीं है बिहार में कांग्रेस कमज़ोर होने की। कांग्रेस कमज़ोर हो गई बिहार में 1996 में। 1995 तक हम लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लोगों ने ट्रस्ट किया, वोट दिया, अपोजिशन में ही आए तब। लेकिन 1996 के पार्लियामेंट के चुनाव में 54 सीटें थी, झारखंड भी उस वक्त हम लोगों के साथ था। 54 सीटों में शायद 10 सीटों पे हम लोगों की जमानत बची, या 2-4 सीट हम लोग जीत गए। मतलब 44 सीट पे हम लोग की जमानत जब्त हो गई, ये 96 में। 96। तो राहुल गांधी की वजह से तो नहीं हुआ, राहुल जी तो उस वक्त नहीं थे। राहुल गांधी को बिल्कुल एक तरह से खत्म कांग्रेस मिली उनको, इसमें विरासत में ही बसा। हाँ, लेकिन उसके लिए जो एफर्ट होना चाहिए, और उसके लिए जो ये होना चाहिए, और नाराज एक बहुत हाल की घटना, 2-3 साल पहले की घटना बताते हैं। दिल्ली में मीटिंग हो रही थी कांग्रेस की, अकबर रोड पे। बिहार के 10-15 लोग, हम लोग वाले तरह, एमएलए, एमपी, ऑर्गेनाइजेशन वाले ये, और खड़गे जी थे, राहुल जी थे, और भी दिल्ली के जो बड़े नेता हैं वो थे। बिहार ही पे बात हो रही थी, और नीतीश जी के बारे में हल्ला हो गया था। नीतीश जी भी हम लोगों के साथ थे, तो हल्ला हो गया था कि नीतीश जी हम लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। ओके। तो उस मीटिंग में सब अपने अपने बात बोल रहे थे। जब मेरा वक्त आया तो मैंने कहा कि हालत ठीक नहीं है बिहार में, हम लोग बहुत कमज़ोर हैं, नीतीश जी को हम लोगों को रोकना चाहिए। और मैंने कहा कि कमज़ोरी की क्या हालत है, इस रूम में बोलने में कहीं कोई हर्ज नहीं है। एक कंस्टिट्यूंसी है बोचहा, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसमें अभी असेंबली का चुनाव हुआ है और किसी से अलायंस नहीं हो सका। नीतीश जी भी हम लोग के साथ थे, लेकिन नीतीश जी से भी अलायंस नहीं हुआ। नीतीश जी अलग लड़े, आरजेडी अलग लड़ी, बीजेपी अलग लड़ी, हम लोग अलग लड़े। हमारे 2 मिनिस्टर भी थे, वो लोग भी गए थे कैंपेन में। और तब हमारे कैंडिडेट को 1000 वोट आया असेंबली के चुनाव में, और नोटा को 2000 वोट आया। बोचहा, मैं कंस्टिट्यूंसी का नाम बता रहा हूँ आपको। और मैंने कहा कि एक कंस्टिट्यूंसी और है तारापुर, जहां से अभी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी हैं, और शकुनी चौधरी जी मेरे मुंह से निकला था, उनके फादर हम लोग मिनिस्टर थे साथ ही, वो कांग्रेस में थे, और हमारे हम लोग के सीएलपी के लीडर भी थे। फिर बाद में गया, हम दोनों आदमी मिनिस्ट्री में साथ भी थे, चैम्बर भी हम लोग आमने सामने था, हेल्थ में ही पूरा हेल्थ वो थे, मैं मेडिकल एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर का था। तो जहाँ से आजकल है वहाँ इलेक्शन हुआ 2020 में, ये पिछला इलेक्शन बता रहे हैं आपको। तो वहाँ से एक नेता जीते, मिनिस्टर हुए। तो एक वहाँ चुनाव में राजेश मिश्रा नाम का लड़का, वो इंडिपेंडेंट लड़ गया, कांग्रेस मेंटेलिटी का, अगर उसको टिकट नहीं मिला तो इंडिपेंडेंट लड़ गया। तो वो 10,000 से 10,486 या कुछ इस तरह से वोट लाया, वो हो गया। वो सीट खाली हो गई, शायद डेथ हो गया उनका, या डिस्क्वालीफाइड हो, क्या हुआ हमको ठीक से याद नहीं, वो सीट पर खाली हो गई तारापुर की। तो हम लोगों ने सोचा, ईमानदारी की बात है, कि ये 10,000 अपने से ले आया है, हम लोग कांग्रेस का टिकट इसको दे देंगे तो ये कुछ अच्छा करेगा, कंटेस्ट होगा, अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आपको आश्चर्य लगेगा कि वो इंडिपेंडेंट जो लड़का 10,000 वोट ले आया था,
वो कांग्रेस टिकट पे 3400 वोट लाया। तो मैंने कहा कि ये हालत हम लोगों की ठीक नहीं है, नीतीश जी को रोकिए और नहीं तो मजबूत करने की कोशिश की। ये मेरा इंटेंशन पार्टी की और कहा कि बंद कमरे में, कहीं मैं भाषण नहीं दे रहा था। उस दिन का दिन है श्वेता जी, और आज तक मतलब 11 नवंबर जिस दिन तक मैंने पार्टी छोड़ा, मुझको कभी दिल्ली की बैठक नहीं बुलाया गया। तो आपकी वो बात कि आपने चूंकि मतलब सच कड़वा होता है नहीं, लेकिन ये सच कड़वा किसके लिए कह रहा हूं मैं? बंद कमरे में कह रहा हूं, पार्टी की भलाई के लिए कह रहा हूं। उस दिन का दिन है, और 11 नवंबर जिस दिन मैंने पार्टी छोड़ा उस दिन तक दिल्ली की किसी बैठक में मुझको नहीं बुलाया गया। तो अब राहुल जी को अगर ये लगता है कि कांग्रेस की अगर हम कमजोरी बताते हैं, आई एम शॉक्ड, मतलब मैं सुन के तो उनकी कमजोरी नहीं, वो बेचारे को तो मिली ही कांग्रेस से लूटी लुटाई बिहार की। लेकिन जब आपने जो डेट आप बता रहे हैं कि जिसके बाद से, उस दिन तो वहां राहुल जी थे। एक महीने के बाद नीतीश जी चले गए, वही गए, नहीं रोक सके हम लोग। एक महीने के बाद मैं यही कह रहा था कि कांग्रेस को, नीतीश जी को रोकिए, कांग्रेस की हालत वहां अच्छी नहीं है, इसलिए नीतीश जी को, और हम लोग 2015 में इसीलिए जीत पाए कि नीतीश जी हम लोग के साथ आ गए थे। अगर सिर्फ हमारा और आरजेडी का अलायंस रहता तो 2015 में भी हम लोग नहीं जीत सकते। इसलिए वो मुख्यमंत्री भी बन पाए तेजस्वी जी कुछ समय। चलिए ठीक है। बहरहाल अभी आपकी जो हालत है, अगर मैं बात करूं अजय माकन, दिग्विजय सिंह और बड़े लीडर्स भी हैं, हाँ, क्या इन लोगों की स्थिति क्या है? नहीं, सब है, अभी मेन लाइन में है, मेरी तरह कोई अलग नहीं हुआ है, मेरी स्थिति बिल्कुल अलग है। ये तो राहुल गांधी के क्लोज माने जाते हैं ये लोग। हाँ, है, राहुल के क्लोज लोग हैं। तो पार्टी चला कौन रहा है? मतलब राहुल जी चला रहे हैं या वेणुगोपाल जी चला रहे हैं? राहुल जी, अब राहुल जी जिसके थ्रू चलवावे वो उन पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन पार्टी तो राहुल जी चला रहे हैं, वो सच्चाई है, वो सच्चाई। तो अध्यक्ष खड़गे जी ही हैं या मतलब सिर्फ दिखावे के लिए हैं, क्या है? शक्ति तो राहुल जी के हाथ में है, उसमें कहीं कोई दौरा नहीं। उसकी एक मिसाल बहुत छोटी से भी मीडिया में आई है, उसका कंट्रडिक्शन में भी नहीं आया शायद, कि अभी बिहार इलेक्शन हुआ और बहुत खराब परफॉर्मेंस हुआ, हम लोग का परफॉर्मेंस ही नहीं खराब हुआ। खुल के कांग्रेस के लोगों ने, इंक्लूडिंग एमएलएज ने चार्ज लगाया कि पैसा लेके टिकट दिया गया, नाम ले लेके कहा। हाँ। वीडियो है, ये है। तो यहाँ एक समीक्षा बैठक हुई, वो भी समीक्षा बैठक ये है, अगर आप कैंडिडेट्स को बुला के, तो जिन पर आरोप है, बहुत कैंडिडेट अच्छे जेन्युइन कैंडिडेट भी थे, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स पे आरोप है कि उन्होंने पैसा दे के लिया। आप समीक्षा बैठक कर रहे हैं, मैं अभी लिखूंगा, समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि जिन्होंने पैसा दिया और जिन्होंने पैसा लिया, जो कैंडिडेट्स जेन्युइन थे वो जेन्युइन है। 5 ही आदमी से लिया गया, 10 ही आदमी से लिया गया। आप को वो बताएंगे कि हमने पैसा देके टिकट लिया। आपको करना चाहिए कि जो 55 सीट हम लोग लड़े, उस पर कौन कौन टिकट के एप्लीकेंट थे, और उनको बुला के बात करना चाहिए कि आपको क्या सचमुच लगता है कि आप अच्छे कैंडिडेट थे, आप बताइए कैसे अच्छे कैंडिडेट थे। और आपसे कमतर कैंडिडेट को, देखिए पैसा लेते देते कोई नहीं देखता है, कोई सीबीआई वाला नहीं है कि पकड़ लेगा और ट्रैप लगा करके। तो अगर जिन पर वो कहते हैं ना कि एविडेंस कोई है, तो वो तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो जाता है कि ये बिल्कुल उसका कोई मतलब नहीं है, कल तक कंस्टिट्यूंसी में नहीं था, वो पैसे वाला आदमी है, वो एकाएक चला आया। तो उन लोगों से पूछना चाहिए जिन्होंने अप्लाई किया था टिकट के लिए, और जिनको उनसे, उनके हिसाब से उनसे कमतर लोगों को, उसमें 20 आदमी 20 सीट पर कोई यही नहीं करेगा, कहेगा कि नहीं ठीक लोगों को मिला। लेकिन ऐसे लोग आएंगे कि मैं अच्छा कैंडिडेट था, फलां अच्छा कैंडिडेट था, उसको चुपचाप करके, और इसने पैसा दिया इसलिए इसको टिकट दे दिया गया। तो जो समीक्षा बैठक हुई वो होनी चाहिए था, लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा था, राहुल जी के कमांड की बात। तो मीडिया में ये खुल के आया है कि जो राजेश राम जी हैं हमारे अध्यक्ष बिहार के, बहुत अच्छे हैं, हम लोग से उनके फादर से भी बहुत अच्छा था, कल्चर्ड हैं, सिविलाइज्ड हैं, वो गए रिजाइन करने के लिए। खड़गे जी को उन्होंने रिजिग्नेशन दिया, तो खड़गे जी ने कहा कि मुझको क्यों देते हैं, राहुल जी को दीजिए, जो मीडिया में बातें आई हैं। हाँ, मीडिया में बिल्कुल, मैंने टीवी पे देखा है। आपने तो खड़गे जी को दिया? हाँ, मैंने तो खड़गे जी को दिया। देखिए, रिटिन तो वही जाएगा। हाँ,
तो मैंने जब ऐलान किया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा कभी फ्यूचर में एमपी एमएलए का, वो भी मैंने खड़गे जी को लिखा था। अच्छा। और इसीलिए मैंने इसमें लिखा है कि मैंने पहले ही 3 साल आप अपना मेरा आपके नाम जो मेरा पत्र 3 साल पहले का है, लेकिन मैंने कहा था कि मैं जिंदगी भर पार्टी में रहूंगा। अब दुखी मन से कह रहा हूं कि वो संभव नहीं है। तो खड़गे जी ने कहा कि राहुल जी को दे दीजिए। तो राहुल जी को देने का क्या मतलब? राहुल जी अगर एक्सेप्ट करेंगे तो खड़गे जी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं करेंगे तो राहुल जी फाड़ के फेंक देंगे रिजिग्नेशन। वही हुआ, राहुल जी ने नहीं माना। यह उन्होंने दिया या नहीं दिया ये मुझको नहीं मालूम है, लेकिन ये जो मीडिया में बातें आई कि साहब खड़गे जी को राजेश जी ने दिया और राजेश जी ने कहा, खड़गे जी तो ये बात अगर किसी से भी देश में अगर कोई कहता है तो वो उसको जानकारी नहीं है, वो पॉलिटिकली मैच्योर है, ये जान के झूठ बोलता है। पार्टी राहुल जी चलाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। व्यक्तिगत तौर पर राहुल जी किस किस्म के इंसान हैं? मतलब अगर हम राजनीति से इतर, क्योंकि आप तो कांग्रेस मतलब राजीव जी के समय से आप जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, काफी कम उम्र से देखा राहुल जी को, किस किस्म के इंसान? नहीं, राहुल जी बहुत ही कल्चर्ड सिविलाइज्ड लोग हैं, कन्विक्शन के लोग हैं, जो लोगों को साथ में रखा है उनको हटाते नहीं है, इसलिए कि उनके बारे में वो कन्विंस है कि ये हमारे वेल विशर हैं, एक्सपीरियंस हो या नहीं हो वो भी नहीं हो। एक उनका जो हमको लगता है कि जो सीनियर लोगों के साथ एडजस्ट नहीं करना, उनको इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग है उनकी मेरे ख्याल में कि जो अब जैसे मैंने ही बताया हमसे भी सीनियर लोग हैं अभी भी। तो जिस दिन राहुल जी अपना पहला चुनाव जीते उस दिन हम अपना 5वां चुनाव जीते, तो हमको वो तुम नहीं बोल सकते हैं, हमको फर्स्ट नेम से पुकार नहीं सकते हैं। तो उनको कहा गया कि आप बॉस हैं, आप कांग्रेस के, पूरी कांग्रेस आपके साथ है। लेकिन जब वो हम लोगों के या हम लोगों से भी सीनियर लोगों के साथ बैठते हैं तो वो बॉस वाली फीलिंग जो है वो नहीं आ पाती। इसलिए उन्होंने एक सेक्शन सेलेक्ट किया कि इन्हीं को रखेंगे, एज का उसमें लगाया और कहा कि इनको जो सीनियर्स को हटाएंगे तो रिप्लेस उनको कहाँ से करेंगे। एक पूरा एक प्लान है समझिए। तो उन्होंने जिस दिन से वो आए 2009 के बाद से एक तरह से कहिए, 2014 से तो फुल कंट्रोल में है, 2014 तक सोनिया जी कुछ ये करते हैं। हाँ, तो उन्होंने एनएसयूआई या यूथ कांग्रेस को राहुल जी ने अपने डायरेक्ट में चार्ज में रखा कि इन सीनियर्स को उनसे के लोगों से लेकर रिप्लेस करेंगे। राहुल जी का एक बात है, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बहुत ही कल्चर्ड सिविलाइज्ड हैं, आपकी बात से जल्दी कन्विंस नहीं होंगे। आप उनको कन्विंस कर दीजिए तो वो कन्विंस हो जाएंगे। तो पर्सनल लेवल पे हम लोग कहीं ट्रैवल किए, हेलीकॉप्टर में हो और छोटी फ्लाइट में हो, ऐसे हो जो खुद खाएंगे वो दूसरों को खिलाएंगे। एवं पायलट और जो टेक्निकल स्टाफ रहता है उसको भी बहुत इसमें बोलेंगे। उसमें कहीं कोई राहुल गांधी के अनकल्चर्ड और अनसिविलाइज्ड होने का कहीं हम लोगों को कोई ये नहीं है, उस मामले में कोई नहीं। पॉलिटिकल कन्विक्शन जो उनका है कि यंगस्टर्स ही कह रहे हैं और हम बाकी जो लोग हैं वो आउटडेटेड हो गए हैं, वो थोड़ा हम लोग को मैच नहीं करता है। ये जनरेशन का गैप। यस, ये जनरेशन का गैप था, लेकिन जो होता है, लेकिन वो जो अनुभव का फायदा उठा सकते थे। होता है ना कि धीरे धीरे सीमलेसली धीरे धीरे नई जनरेशन आती है। पुरानी जनरेशन को तो जाना है, लेकिन आप एक झटके में गर्दन में हाथ लगा के पुरानी जनरेशन को अगर निकालिएगा तो थोड़ी मरमरी तो होगी। तो प्रियंका जी का कितना इंटरफेरेंस होता है? देखिए, मेरा उनसे बहुत ये नहीं है और क्या इंटरफेरेंस होता है हमको नहीं मालूम है। मुझको बहुत दिन पहले एक बार उन्होंने फ़ोन किया था कहीं किसी कांग्रेस के प्रोग्राम में जाने के लिए, मैं चला गया था, बिहार में कहीं जाना था। कभी कभी मुलाकात हो गई। पब्लिक कनेक्ट उनका बहुत अच्छा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पर वो आर्टिकुलेट बोलती हैं, ऑडियंस से कनेक्ट करती हैं, ये बात प्रियंका जी की बहुत अच्छी है। लेकिन हम बहुत नज़दीक उनके नहीं हैं, नहीं जानते हैं। मतलब पार्टी में वो स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है जो राहुल जी का है? नहीं, पार्टी तो जो स्वाभाविक है वो राहुल जी के इसमें है, लेकिन नेहरू गांधी परिवार से हैं। जाहिर है कि नेहरू गांधी परिवार ही की वजह से पार्टी में सब लाइकिंग है।
नेहरू गांधी परिवार की ये खूबी है कि ऑल इंडिया में हर परिवार जानता है। जिस दिन उस परिवार में कोई पैदा हुआ उसी दिन से पूरा देश जान गया कि उस परिवार में कोई बच्चा पैदा हुआ है। ये एक बड़ा एडवांटेज है और सबको होता है। हम लोगों को जिला लेवल पे हुआ, राहुल गांधी जी को और प्रियंका जी को नेशनल इंटरनेशनल लेवल, अगर आप उस लाइन में हैं तो हर को फायदा होता है। लेवल है सबका अलग अलग। अगर कोई मुखिया का बच्चा पैदा हो गया तो मुखिया जी का है तो उसको पंचायत भर में होगा। अब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि मैंने जो फैसला किया कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँगा फादर के डेथ के बाद, तो मेरे बारे में ही लोग आपस में बात कर रहे हैं। मैं ट्रेन एक चलती है मधुबनी से खजौली, मेरा 2 स्टेशन है, मैं डब्बा में बैठा हूँ, उस तरह का डब्बा, 2-3-4 लोग हैं मेरे बारे में बात कर रहे हैं और मुझको कोई पहचान नहीं रहा है। इसलिए नहीं पहचान रहा है कि वो मेरे बारे में बात नहीं कर रहा है, मेरे फादर का नाम लेके कह रहा है कि शकूर साहब का बेटा सुनते हैं पॉलिटिक्स में आया है, डॉक्टर है, ये है वो है, पढ़ा लिखा है, कोई कहे बहुत अच्छा है, कोई कहे बहुत गड़बड़ है, नहीं आना चाहिए। और हम बैठे हैं वहीं, हमको नहीं पहचान रहा है। तो हमको पहचान, बगैर मुझको पहचाने हुए शक्ल से मेरी चर्चा हो रही है। इसलिए नहीं कि मैं शकील अहमद हूँ, इसलिए कि मैं फला आदमी का बेटा हूँ और फला आदमी का पोता हूँ, उस फैमिली की वजह से। तो ये फ़ायदा हम लोगों को ज़िला लेवल पे हुआ। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी तो खैर शादी से आई, और मैं सोनिया गांधी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा। ठीक है, हर इंसान में प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट होता है। मतलब जैसे अहमद पटेल थे और उनके साथ के जो लोग थे, मतलब बड़े ही क्लोजली उन्होंने कांग्रेस को बिल्कुल सीमलेस बनाया एक तरह से, और उन्होंने इनहेरिट की सीताराम केसरी जी और नरसिम्हा राव जी की, राजीव जी के वक्त के भी काफ़ी लोग थे, आज तक है। उन्होंने सबको साथ लेके, और उनकी सबसे बड़ी जो हमको लगता है कि उनका कान खुला हुआ। मेरे जैसे सैकड़ों नेता थे कांग्रेस में, मैंने कहाँ क्या बयान दिया ये उनको खबर रहती थी। मेरा किससे ज़्यादा कनेक्शन है ये उनको जानकारी थी। तो ये लीडर उसी को जानकारी होगी जो लोगों से जुड़ा रहे, मिलेगा, बात करेगा, समझेगा। कहा ना कि हम कोई वाले लीडर तो थे नहीं। 100, 150, 200 लीडरों में हिंदुस्तान में उस ज़माने में, किसी ज़माने में मेरी गिनती होती थी कांग्रेस की, लेकिन उनको मालूम था कि हमने कहाँ क्या कहा है। तो वो इसलिए नहीं कि वो बहुत अखबार पढ़ती थी या मीडिया देखती थी, वो लोगों से मिलती थी। तो मान लिया कि वो अब इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन गाइड तो कर ही सकती हैं राहुल जी को। पता नहीं तो उनका मामला है, लेकिन उनका इम्पैक्ट लगता नहीं है। जो बात सही है कि ऑर्गेनाइजेशन पे, इस पे, उस पे, और जनरेशन गैप है, लेकिन पार्टी के साथ जनरेशन गैप ब्रिज नहीं हो सका मेरे ख्याल में। तो जो हालात अभी कांग्रेस के हैं, जिस तरह से ये मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टी होके और अभी जैसे एक के बाद एक चुनाव हारते हुए दिखाई दे रही है, पुनर्जीवित करने का क्या तरीका होगा शकील भाई? देखिए, एक तो है कि वेट एंड वॉच कीजिए। मोदी जी से जब नाराज होंगे लोग तो इधर चले आवेंगे। एक वो सबसे आसान और सीधा रास्ता है। अब देश की जनता उनसे जब ऊब जाएगी तो हमारे पास आएगी। हमारा सेकंड लाइन है, हमारी दुकान खुली रहनी चाहिए कि लोग उधर से नाराज होंगे तो इधर चले आवेंगे। और फिर दूसरा एक रास्ता है कि ज़मीन पे स्ट्रगल कीजिए। तो आप मीटिंग्स में जाके स्पीच कर दीजिए, आप फोटो ऑप्स के लिए कहीं एजिटेशन में आधा घंटा खड़े हो जाइए। वो स्ट्रगल नहीं है। मैं कहा कि सबसे मेहनत का काम मुझको जो सोनिया गांधी जी को लगता था, ये नहीं कि उन्होंने कहीं अच्छा भाषण कर दिया, कहीं उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम मुझको लगता है वो था कि वो रोज़ रिलीजियसली कम से कम 50-100 लोगों से, लीडर से थ्रू आउट द कंट्री वो मिलती थी। इसलिए उनको सारी जानकारी थी, और आपको भी जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे ये जो चेहरे थे जो बिल्कुल करीब थे राहुल जी के, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया और इधर आप ले लीजिए मिलिंद देवड़ा, हाँ, राहुल जी के तो ये लोग बहुत क्लोज थे।
फिर ये लोग जब पार्टी बदलते पता हैं, नहीं, ये तो वही बता सकते हैं, सबका अलग अलग क्या मामला है। मेरा उसमें, हाँ ये ठीक है, यंगस्टर्स थे, जितिन थे, हाँ। वो यूपी वाले, वो आरपीएन से आरपीएन थे, हाँ। काफी फिर थे। हाँ काफी बीच लोग थे। में सचिन पायलट का भी काफी हाँ, चला। हाँ। तो जाहिर है कि ये वही लोग बता सकते हैं कि उनके बीच की केमिस्ट्री क्यों गड़बड़ाई है, वही बता सकते हैं, मैं नहीं जानता। आपने जब सोचा कि अब आपको बिल्कुल नहीं रहना है पार्टी में, हाँ, अब एनफ इज एनफ, तो एक बार को आपने शीर्ष नेतृत्व से बात करने की कोशिश की कि किसी तरह मामला सुलझ जाए, आप बने रहे जिस पार्टी को जीवन दिया? नहीं, शीर्ष नेतृत्व सोनिया जब इंटरफेयर करती नहीं है। खड़गे साहब को मुझको नहीं लगता है कि जो राहुल जी का फाइनल अथॉरिटी है, और राहुल जी के बारे में तो कई लोगों ने कहा कि हमने, ईमानदारी की बात है, मैंने समय भी नहीं मांगा। मैंने पिछले 5 साल में सोनिया जी से एक बार समय मांगा है, लेकिन राहुल जी से इधर हमने समय मांगा भी नहीं, इसलिए कि लग गया कि इंटरेस्टेड नहीं है मिलने में, बात करने में। तो फिर अब जब आप सोच सकते हैं ना कि जब मीटिंग में कहा, अब किसने बंद किया ये नहीं, लेकिन जाहिर है कि राहुल जी की मर्जी के बगैर तो होगा नहीं कि बिहार के सब लोगों को बुलाइए। 2 ही आदमी बिहार में। मैंने एक दिन राहुल जी को कहा कि राहुल जी, मुझको कांग्रेस में जितने बड़े पोस्ट पे आना था मैं आ गया, मैं जनरल सेक्रेटरी हो गया, यहाँ से ऊपर नहीं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उस वक्त वो वाइस प्रेसिडेंट थे, कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पता आपके परिवार के लिए है, जब आप लोग हैं एक्टिव तो आप उपाध्यक्ष हैं, जिस दिन आप अध्यक्ष होइएगा ये पोस्ट एबॉलिश हो जाएगा। एग्जैक्टली वही हुआ। तो जनरल सेक्रेटरी बड़ा कांग्रेस में कोई पोस्ट नहीं है, और कोई मानेगा भी नहीं। नेहरू गांधी खानदान के अलावा कांग्रेस के जो लोग हैं, जो उनकी मेंटेलिटी है, वो ट्रस्ट है उनका नेहरू गांधी खानदान में। इसमें कहीं कोई अगर कहता है कोई इधर उधर की बात तो झूठ बोलता है, वो ये करता है। नेहरू गांधी खानदान में ट्रस्ट है कांग्रेस के लोगों का। लेकिन अब ये है कि रहते यहाँ कितना दिन है, अब यहाँ से वापस ही जाना है। तो बोले आप ऐसा क्यों, बात उनसे भी बहुत मेरी हुई है, जब बात होती थी, बहुत होती थी। लेकिन धीरे धीरे जब सभी मतलब ज़्यादातर सीनियर लोगों का ये हुआ, तो यंगस्टर से उनके पास ये है, तो बाद बाकी लोग करते चले गए। लेकिन ये बहुत शार्प कटिंग हुई, ये थोड़ा होता ना धीरे धीरे ये नहीं हुआ। उनकी लाइक्स एंड लाइक्स बहुत ये है, अनटिल अनलेस की मजबूरी में किसी को। लेकिन जब हम किसी के साथ गहराई से बरसों तक जुड़े रहते हैं, वो हमारी आदत बन जाती है, तो मन तो दुखी होता होगा शकील भाई। मैंने कहा कि मैंने पत्र का पहला ही लाइन लिखा है कि बहुत दुखी मन से मैंने, मेरा फेसबुक पोस्ट पढ़िएगा आप, जिसमें मैंने रिजिग्नेशन लेटर पोस्ट किया है, उसमें लिखा है कि आज मैंने बहुत दुखी मन से कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। मन दुखता है उसमें कहीं की जो सच्चाई है, जिसका इतने दिन से अटैचमेंट। मेरा मन दुखा था जब मेरे बेटों ने कहा कि मैं पॉलिटिक्स हम लोग नहीं करेंगे। मैं चाहता था ईमानदारी की बात, लेकिन उन्होंने कह दिया, उनकी ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते हैं। और दूसरे, ये ईमानदारी की बात आपको कहने में कोई ये नहीं है कि शुरू में मुझको ख़राब लगा, मेरे बच्चों ने इनकार कर दिया पॉलिटिक्स में आने का। मैं चाहता था कि आए, लेकिन बाद में सोचा कि वो बाहर में सेटल हैं, मैं उनको ले आऊँ यहाँ। वो दूसरी कोई पार्टी तो ज्वाइन नहीं करेंगे, लीगेसी उनकी कांग्रेस की है, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर, उनके फादर, और अब वो। और कांग्रेस का कोई स्कोप अभी नहीं लगता है बिहार में, तो कांग्रेस में ही रहेंगे, और कांग्रेस का स्कोप नहीं है बिहार तो में। आप बहुत ही मॉडेस्ट होकर कह रहे हैं। मैं बिहार ही की बात कह रहा हूँ, मैं बिहार ही के संदर्भ में। ऑल इंडिया में क्या है आप हम सब जानते हैं, लेकिन अभी मैं बिहार, बच्चे मेरे बिहार ही सिलेक्शन लड़ते कहीं बाहर से। तो अगर उनका कुछ नहीं होता तो बोलते तो नहीं खुल के, लेकिन अंदर अंदर हमको कोसते रहते कि हम थे हमको अपने शौक में इन्होंने लाके ये कर दिया। बाद में मुझको उनका फैसला मैं एग्री कर गया। शुरू में मुझको थोड़ा
ऑफेंडेड फील किया था मैंने कि इस लीगेसी को वो ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पर तो परिवारवाद के बहुत वो लगते रहते हैं, तो देखिए ये गलत लगते हैं। कोई पार्टी ऐसी नहीं है। एक बार अर्जुन सिंह जी मेरा डिबेट सुन रहे थे, मैं NDTV पे डिबेट कर रहा था, यही परिवारवाद की बात आ गई। आपका देश के अंदर शुरू कर लीजिए, लालू जी, रामविलास जी, अब नीतीश जी के बेटे के भी ज्वाइनिंग की बात हो रही है और उनकी पार्टी के लोग चाह रहे हैं, करुणानिधि जी की फैमिली, रामविलास जी की फैमिली, ये ह्यूमन नेचर, ये तो देश के अंदर कांग्रेस में है ही है। आप देख रहे हैं अभी कुशवाहा जी ने बना दिया बेटे। देखिए ये बात फैक्ट है कि अगर आप ह्यूमन नेचर है कि आपने अच्छा काम किया है तो उसका फायदा आपके बच्चों को मिलना चाहिए और मिलता है, मिलता है। और अगर आपकी वजह से समाज का नुकसान हुआ है तो उसका नुकसान भी आपके बच्चों को, जब उनकी कोई गलती नहीं है, ये होता है। और ये थ्रू आउट द वर्ल्ड है। मैंने कहा कि ये ह्यूमन नेचर है। मैंने कहा हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, वो डिबेट जो हो रही थी, मैंने कहा ये तो बता दिया मुलायम सिंह यादव जी का, गिनाने लगेंगे तो अभी ममता जी ने भतीजे को वो बनाया है, अभी मायावती जी ने भतीजे को बनाया है, तो हाँ सब छोड़ दिए, कोई एक्सेप्शन है झूठ का ना। कांग्रेस को बदनाम करते हैं। कांग्रेस चूंकि बड़ी देश की पार्टी है, पूरे इसमें आप नेशनल लेवल पे वो डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन स्टेट जाइए तो वही है। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, मैंने कहा हिंदुस्तान छोड़ दीजिए। डेमोक्रेसी नेपाल में पैचेज में आई है। प्राइम मिनिस्टर BP कोइराला, GP कोइराला, सुशील कोइराला, सुजाता कोइराला भी थी लाइन में, लीडरशिप में थी वो। हम गए थे नेपाल डेलीगेशन में तो थी वहाँ। मैंने कहा बांग्लादेश चले जाइए, मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना, ज़ियाउर रहमान, खालिदा ज़िया। हमका पाकिस्तान चले जाइए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी, मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना, उनके हमका चलिए छोड़िए ये सब, चलिए अमेरिका, रॉबर्ट कैनेडी, एडवर्ड कैनेडी, जॉन F कैनेडी, जॉन जूनियर कैनेडी, हमका सीनियर जॉर्ज बुश, जूनियर जॉर्ज बुश, जेफ बुश, हमका चलिए कनाडा, पियर ट्रूडो, 34 साल की उम्र में जस्टिन ट्रूडो बेटा हुआ। ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है कि, और एक तो ये है मेरा पॉलिटिक्स में आने का कैसा, मेरे फादर हमेशा मना करते रहे कि कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करना, और बिल्कुल कहते थे, हम 5 भाई और 4 बहन हैं, तो हम चौथे हैं। मेरे फादर हमेशा कहते थे, उनको बड़ा रोब वाले थे तो उनके सामने हम लोग उतने बात नहीं कर रहे हैं, तो उनके आसपास के लोग जो थे उनको कहते थे कि हम पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, तो वो कहते थे कि नहीं, अगर मेरे बच्चे मेरी बात मानेंगे तो कभी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। मुझको इतनी ज़मीन मिली थी, मैंने ज़्यादातर ज़मीन बेच ली अपनी, हर इलेक्शन में ज़मीन बिक जाता था हमारे घर का। तो इनको 5 भाई में क्या मिलेगा, तो ये जो सियासत में गड़बड़ी होती है वो गड़बड़ी करेंगे, अपना भी नाम बदनाम करेंगे और मेरा भी नाम बदनाम करेंगे, यही बोलते थे हमेशा। मैं हाउस जॉब कर रहा था, पटना से मुजफ्फरपुर जाने के लिए स्टीमर चलती थी गंगा में, उस वक्त गंगा ब्रिज नहीं बना था, तो मैं एक दिन तैयार हुआ था, अप्रैल 81 की बात बता रहा हूँ, तो उन्होंने कहा जा रहा हूँ मुजफ्फरपुर, तो बैठो क्या प्रोग्राम है तुम्हारा। तो मैंने कहा कि कंप्यूटर पर पढ़ाई कर लेता हूँ, बाहर चला जाऊँगा, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद तैयारी बाहर चला जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पूरा जो सेंटेंस कहा मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे बारे में सुनते हैं कि तुम पॉलिटिक्स करना चाहते हो, तुम चाहो तो करो, तुम कर लोगे। तुम्हारे बारे में सुनते हैं कि तुम पॉलिटिक्स करना चाहते हो, सुनते हैं इसलिए कि उनसे हिम्मत नहीं थी बोलने की, हाँ, सुनते हैं कि तुम पॉलिटिक्स करना चाहते हो, तुम चाहो तो करो, तुम कर लोगे। तो हमने कहा भाई घर में तो एक आदमी है, ये है। उनकी तबीयत थोड़ी बड़ी हल्की हल्की ख़राब थी, और जुलाई
में अप्रैल में उन्होंने कहा, उस बीच में एक बार शायद मेरी मुलाकात हुई, सब कोई बात नहीं हुई। वो 3 महीने के बाद जुलाई में ही पास्ट अवे, एक्सपायर कर गए। तो मेरे पॉलिटिक्स ज्वाइन करने में उनका ये सेंटेंस ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोरल बूस्टर था। और हमको लगता है कि उसी के वजह से हुआ। मेरे ग्रैंडफादर एमएलए थे, तो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर मिला के एक डिस्ट्रिक्ट था, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में लोग जानते थे। मेरे फादर 5 बार रहे एमएलए और डिप्टी स्पीकर हुए बिहार के 2 बार। कल ही अखबार में फ़ोटो निकला, तो जो डिप्टी स्पीकर के चैम्बर में जो दीवार पर तस्वीर लगी हुई, उसमें मेरे फादर की भी लगी हुई है। इंदिरा जी ने कह दिया कि आपको 1 हफ्ते के बाद चीफ मिनिस्टर में होना है, लेकिन नहीं हुआ। पॉलिटिक्स में होता है। मुझको रिकॉग्निशन ऑल इंडिया लेवल पे मिल गया। मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हो गया, मैं भारत सरकार में मंत्री हो गया, बिहार सरकार में मंत्री हुआ। 12 साल रूलिंग अपोजिशन दोनों पार्टी का स्पोक्स पर्सन रहा। तो ये सब मुझको लगता है कि उनकी जो नज़र थी, उन्होंने जो पोटेंशियल देखा, तो इसीलिए। और एक आदमी जो आपका भला चाहता है, आपको आजकल तो पॉलिटिक्स में जिसको अपने घर का आदमी वोट नहीं देगा, वो भी अगर कहता है कि हम पॉलिटिक्स करेंगे, तो मोहल्ले का 5 आदमी उसको कहेंगे नहीं नहीं बिल्कुल आप कीजिए। कोई नहीं कहता है कि आप पॉलिटिक्स करने के लायक नहीं है, आपका टेम्परामेंट नहीं है, नहीं कहेगा। कहता है कि क्यों हम ये करें जी, इसी में खुश है तो खुश रहे। लेकिन फादर आपके, जो खुद उस लाइन में इतने दिन रहे, उन्होंने जब कहा कि तुम्हारे बारे में सुनते हैं कि तुम पॉलिटिक्स करना चाहते हो, तुम चाहो तो करो, तुम कर लोगे, वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, मेरा बड़ा मोरल बूस्टर था। तो अब शकील भाई, आखिरी सवाल पे आती हूँ। अगला पड़ाव? देख, कोई अगला पड़ाव ऐसा नहीं है, वैसे ऊपर वाले के हाथ में सब है। लेकिन इंटेंशनली, किसी इंटेंशन के साथ मेरा आज की तारीख में किसी दूसरी पार्टी के साथ जाने का नहीं है, कोई चुनाव लड़ने का नहीं है। हाँ, जिस दिन से मैंने ऐलान किया था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उस दिन से मेरे बच्चे मुझ पर, फैमिली के लोग दबाव डाल रहे थे कि आप किताब लिखिए, अपने मेमोइर्स लिखिए। लेकिन मैं उनको कहा था कि भाई मैं इतना बड़ा आदमी नहीं बना सका कि मेरी किताब लोग ख़रीद के पढ़ेंगे। और किताब लिखवाने के लिए राइटर चाहिए, पब्लिशर चाहिए, बहुत इतना बड़ा समय चाहिए। सबसे बोरिंग तो वो है कि बैठ के लिखिए, फिर पैसा बहुत चाहिए, फिर उसको बिकवाने का ये कीजिए। लेकिन इधर मैंने जो फेसबुक पोस्ट लिखना शुरू किया है, इसका बहुत रिस्पॉन्स। तो मुझको एक बात ख्याल में आ गई, मैं अभी बहुत लिखूँगा। अच्छी भी बात, लोगों को ख़राब भी लगेगी, अच्छा भी लगेगा। पॉलिटिक्स पे जाहिर है कि उसमें हूँ, ज़िंदगी पर वही किया है, तो ज़्यादा उस पर लिखूँगा। कांग्रेस के पॉलिटिक्स पे ज़्यादा लिखूँगा, कहाँ को क्या कमज़ोरी हुई, कहाँ कोई क्या प्लस पॉइंट है। लेकिन और इसी को किताब की शक्ल, ये किताब की शक्ल हो जाएगी, मेरा मेमोइर भी हो जाएगा। एक चैप्टर उसमें भी लिखेंगे कि कैसे हुआ ये फादर वाला, ये जिक्र करेंगे। तो इस तरह के हज़ारों इंसिडेंट्स है कांग्रेस में, सोनिया जी के साथ, राहुल जी के साथ, जो पुराने चीफ मिनिस्टर से, जो पुराने कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, जो दूसरी पार्टियों के थे। उसमें मोदी जी की भी चर्चा करूंगा कि जब पहली बार मैं मोदी जी से मिला, तो मैं हाथ बढ़ा के, मैं समझता था वो पहचानते नहीं है, मैंने हाथ बढ़ा के हाथ मिलाया, मैंने कहा शकील अहमद। वो मोदी जी कह रहे हैं मुझको कि आप मेरे बारे में बहुत ख़राब बात बोलते हैं। मैंने कहा मेरा काम ही है, उस पर भी चर्चा होगी कभी। तो जब से आपने अनाउंस किया है, हाँ। मरहम लगाने के लिए कौन कौन आपको फ़ोन कर रहे हैं? देखिए, दोस्त यार, घर के लोग, पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं, दूसरी पार्टियों के भी जो लोग हैं, वही तो जानना चाह रही हूं मैं। हाँ, दूसरी पार्टियों के लोग हैं, करते हैं वो, ठीक है। लेकिन मेरा जब वो रिजॉल्व ये सुन लेते हैं कि नहीं मेरा, और मैंने उसमें लिख भी दिया है, और मेरे बारे में जो नज़दीक से जानने वाले लोग हैं जो फ़ोन कर सकते हैं, उनको मेरा नेचर मालूम है कि मैं आम तौर पे ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हूँ। प्रोग्राम में कुछ मैं नहीं मिलना है कल किसी से, तो कुछ इधर उधर कर, लेकिन जान के झूठ बोलने की कोशिश नहीं करता हूँ, मिसगाइड करने की कोशिश नहीं करता हूँ। और तो लोग जानते हैं कि इसने लिख दिया और कह दिया, तो बहुत कम चांस है कि अब उससे कुछ अलग होगा।
हो सकता है, कुछ नहीं, ये नहीं है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है। लेकिन अब जब आप कांग्रेस से बाहर हैं तो भाजपा की सबसे बड़ी मजबूती क्या देखते हैं आप? देखिए, भाजपा की मजबूती यह है कि उन्होंने पूरे देश को उन्माद में मुब्तला किया है। एक आदमी को अपना अच्छा बुरा नज़र नहीं आ रहा है और लोग उन्हीं को पसंद कर रहे हैं जिनसे आगे चल के नुकसान होगा। तो लोगों को उन्माद में पैदा ये कर दिया है। ये पहले, प्लस वो जो इलेक्शन लड़ते हैं वो बहुत ही माइन्यूटली लड़ते हैं अभी, और इश्यूज जो वो खोजते हैं वो कोई इश्यूज नहीं है। अब जैसे वंदे मातरम के, वंदे मातरम, कोई बंगाल का इलेक्शन इसलिए उन्होंने खोज लिया, पता है मुझे। और वंदे मातरम के बारे में मैं लिखने वाला हूँ वंदे मातरम के बारे में। देखिए, वंदे मातरम 1882 में एक नावल छपी, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्होंने लिखा। उसी में वंदे मातरम एक 10 बंद की छंद की स्टैंजा जिसको बोलते हैं की कविता है, जो बंगला में भी है और संस्कृत में भी है, और उन्होंने इसको बंगाल से इक्वेट किया है और बंगाल को दुर्गा से इक्वेट किया है। तो तुम 10 हाथों वाली दुर्गा हो बंगाल को। इस बैकड्रॉप में है कि बंगाल का डिवीजन हो रहा है, हम बिहार, उड़ीसा, बंगाल ये सब साथ था। तो उसके खिलाफ में उन्होंने, तो 1882 जब किताब छपी, और 1896 तक बहुत लोग नहीं जानते थे कि ये वंदे मातरम क्या चीज़ है। 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस का सेशन हुआ, और वहीं पहली बार बंगाल कांग्रेस प्रेसिडेंट की हैसियत से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने वंदे मातरम गाया। और अंग्रेज़ों को देख के वंदे मातरम के बारे में आज भी देश भर में पूछिएगा, और सड़क पे चलते हुए 100 लोगों से पूछिएगा तो कम लोग आपको वंदे मातरम की असली मानी बता पाएंगे। लेकिन वंदे मातरम कौमी नारा लग गया पूरे देश में। बंगाल में जब हुआ, बंगाल के डिवीजन के खिलाफ अंग्रेज़ों के, बंगाल के लोगों ने उसको वंदे मातरम कहना शुरू, तो अंग्रेज़ चिढ़ गए, अंग्रेज़ ने 2 लाठी मारी। तो अंग्रेज़ से चिढ़ने वाले तो पूरे मुल्क में लोग थे। ये बात फैल गई कि अंग्रेज़ वंदे मातरम से चिढ़ता है, तो जो वंदे मातरम का मतलब बिहार में, उत्तर प्रदेश में, केरला में, तमिलनाडु में नहीं भी वंदे मातरम का मतलब जानता था, लेकिन अंग्रेज़ के तो सब खिलाफ थे। तो अंग्रेज़ को देखा, देश भर के लोग वंदे मातरम, ये बंगाल के पार्टीशन के खिलाफ वो लिखी गई थी। तो उस जो 96 में गाया, 1896 में जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया, उसकी वजह से पूरे देश में वंदे मातरम को जाना। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी कितने बड़े आदमी थे श्वेता जी, ये ज़रा सोचिए। उनकी पैदाइश थी 1861 की, उनका डेथ हुआ 1941 में, 80 साल की उम्र में। और उन्होंने 96 यानी 35 साल की उम्र में, 61 और 35, 35 साल की उम्र में उन्होंने वंदे मातरम गाया, और उसी के वजह से पूरे मुल्क में वंदे मातरम फैला। लेकिन उसके 41 साल के बाद 1937 में, 76 साल की उम्र में, अपने मौत से 4 साल पहले, रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी जी को चिट्ठी लिखते हैं और नेहरू जी को, कांग्रेस वर्किंग कमेटी को, और कहते हैं कि बिना संदेह वंदे मातरम एक हिंदू धार्मिक गीत है। हम लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को जमा करने, असेंबली पार्लियामेंट में जमा करने की जगह पर इसको गंवाने की जिद नहीं करनी चाहिए। क्योंकि और अगर हम इसको गंवाने की जिद करते हैं तो हमारी जो बड़ी लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ है वो कमज़ोर होगी, और उन्हीं के लिखने की वजह से जो ऊपर का 2 बंद है, 2 छंद है, वही रह गया जिसमें कोई धार्मिक बात नहीं है, और बाकी जो 8 छंद थे वो हटा दिए गए, जिस पर आज वो कह रहे हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के लिखने के वजह से, उनके कहने के वजह से, उनकी वजह से हटाया गया। और ये उन्होंने 76 साल की उम्र में किया। इसलिए एक आदमी जिसने वंदे मातरम को पूरे देश में फैलाया,
और वो आदमी मौत से 4 साल पहले मना कर रहा है कि इसको कभी करो, इसका असर ज़्यादा खराब हो रहा है, इसलिए इसको ये करो। ये बड़ी बात है। ये कोई अंदर से ताकत वाला आदमी है। इसीलिए रविन्द्रनाथ बड़ा आदमी ऐसे नहीं होता है, कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। ये आपने नहीं बताया कि मोदी जी की कौन सी बात आपको अच्छी लगती है? उनका अलर्टनेस, उनको एक ही बात को रिपीट करना बार बार गलत, जानते हुए। ये मोदी जी ये नहीं जानते होंगे क्या कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के कहने की वजह से ये काटा गया है, लेकिन अभी बंगाल का चुनाव है तो जानते हुए भी कि इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यही खूबी है। थैंक यू शकील भाई, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये जो बातचीत है ना, मतलब अभी 2-3 घंटे और कर सकती हूँ मैं। मैं घंटों कर सकता हूँ। तो बैठिए ना, करें। नहीं, फिर कभी